जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। ठीक है। इससे पहले यदि हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं हिंदी के, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप उपसर्ग पढ़िए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग क्या होता है? तो आज का टॉपिक है हमारा उपसर्ग। तो किसी शब्दांश के पहले, है ना, उप मतलब होता है पहले। देखिए, इसका तो आप संधि विच्छेद करके ही देख लेंगे। उप का मतलब होता है पहले, जो किसी शब्द के पहले लगे, है ना। ये जैसे हमने लिखा है उपसर्ग, है ना, उपसर्ग लिखा है, तो उप का मतलब होता है पहले। ठीक है। तो जो किसी शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर लगे, है ना, और उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर दे, उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। या कभी कभी अर्थ भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थ उसी के आसपास भटकते रहता है। तो ठीक है, तो समझिए उपसर्ग क्या होता है। किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल अर्थ को परिवर्तन करे, उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अपमान। मान एक अपने आप में एक शब्द है। देखिए, उपसर्ग बनाने के लिए आप एक बात को अच्छी तरह जान लीजिए कि जिसमें दो शब्द होंगे, पहला और दूसरा, जिसमें दोनों जो शब्द होंगे उसका एक अपना अलग से मतलब होगा। ठीक है, अलग अलग मतलब हो। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द इसमें निरर्थक है, दोनों शब्द सार्थक ही होंगे, और सार्थक शब्दों से ही मिलकर आपका उपसर्ग बनता है। जैसे यदि आप ये बोलें कि ये मान है ना, ये मान, इसका मतलब होता है सम्मान वगैरह। ठीक है, तो इसके जैसे हम अप जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है अपमान, इसका उल्टा। ठीक है, तो इस अप का भी कुछ न कुछ मतलब है, और इस मान का भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दो शब्द मिलते हैं तो दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है, कोई शब्द इसमें निरर्थक नहीं होता, उपसर्ग में और प्रत्यय में भी। तो चलिए समझते हैं कि अब हिंदी में आपके 13 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 22 होते हैं, और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग लगाने से कुछ परिवर्तन होता है। उपसर्ग लगाने से किसी शब्द में कुछ परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम बोलते हैं, उपसर्ग लगाने से कुछ परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं विलोम, पर्यायवाची, अन्य विशेषता वाले शब्द बनता है अर्थात। चलिए इसका मतलब समझ जाइए। जैसे हम किसी शब्द का उपयोग उपसर्ग बनाते हैं, है ना, किसी शब्द में जब हम उपसर्ग लगाकर कुछ शब्द बनाते हैं तो वो शब्द उसको उल्टा कर सकता है। जैसे देखिए, पहले मान था, वो अपमान हो गया। ठीक है, उसका पर्यायवाची बना सकता है भ्रमण मतलब घूमना, और परिभ्रमण मतलब चारों ओर घूमना। तो उसका शब्द जो है आसपास ही रहता है। या फिर नया विशेषता दिला देता है, जैसे अनुशासन है, शासन का अनुशासन हो गया, अनुजोड़ने से ये होता है। तो पहले अब इसमें ये समझिए कि हम उपसर्ग आखिर बनाते क्यों हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई हमको कि उपसर्ग बनाना पड़ गया। जैसे मान का भी एक अलग से मतलब है, अब का भी अलग से मतलब है, परि का मतलब है, भ्रमण का भी मतलब है। तो उपसर्ग जो है शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है ना। उपसर्ग जो है शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। इसके बाद जैसे हम शब्द निर्माण देखेंगे तो हमें आगे पढ़ेंगे कि ये उपसर्ग शब्द निर्माण में क्या भूमिका निभाता है। आप ये पहले जान लीजिए कि वो जो उपसर्ग है वो कुछ नहीं करता, केवल हमारे शब्दकोश को बढ़ाता है। ये शब्द निर्माण करने की एक प्रक्रिया है, जिसको हम उपसर्ग बोलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं, अब इसको लगने से क्या चेंज हो सकता है। तो किसी शब्द का विलोमार्थी बन सकता है, जैसे मान का अपमान हो गया। पर्यायवाची शब्द बन सकता है, भ्रमण का परिभ्रमण हो गया, और कुछ नया विशेषता ला सकता है, वो शासन का अनुशासन हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं हिंदी के कितने उपसर्ग हैं। तो हिंदी के उपसर्ग हैं आपके, हिंदी व्याकरण में हम संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। अब संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत के आपके हैं 22 उपसर्ग। अब हम एक एक उपसर्ग को यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, उपसर्ग क्या होता है, जो सबसे शब्द जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना, अप प्लस मान, तो ये जो है ये मूल शब्द है। ठीक है, ये आपका मूल शब्द है, और ये जो है आपका उपसर्ग है। और इस समस्त पद, इसको हम समस्त, यदि अब इसको से जोड़ देंगे अपमान, तो ये हमारा समस्त पद हो जाएगा। ठीक है, ये समस्त पद हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो सामने आके जुड़ता है उसी को, जैसे अप हो गया। अब हम समझते हैं कि एक एक उपसर्ग को।
ठीक है, अब एक एक उपसर्ग को हम समझते हैं। ठीक, संस्कृत के हम टोटल 22 उपसर्ग देखने वाले हैं, 22 उपसर्ग। इसमें से पहला है अति। अब अति का मतलब होता है अधिक और ऊपर। अति का मतलब होता है अधिक और ऊपर। और इससे क्या शब्द बनाए जा सकते हैं अधिक और ऊपर मिला के? एक तो हम बना सकते हैं अधिक, इसका मतलब होता है अधिक और ऊपर। तो अति से हम क्या बना सकते हैं? अति हम बना सकते हैं अति प्लस रिक्त, सॉरी, अति प्लस रिक्त मतलब अतिरिक्त, ये अतिरिक्त बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या बना सकते हैं अति से? तो अति से हम बना सकते हैं अत्यधिक, अत्याचार। ठीक है, अति प्लस चार, आचार। एक मिनट, है ना, मैं इसको आपको संधि से रिलेट करके बताता हूँ। ये हो गया आपका अति, ये हो गया प्लस आचार, ये हो गया आचार। देख, अब इसका मतलब है, देखिए, आचार का मतलब होता है आपका आचरण। ठीक है, अत्याचार अलग हो, आचार का होता है, आचार मतलब आचरण होता है। ठीक है, और अति, अब इसको मिलाएंगे तो कैसे बनेगा? सेम संधि के रूल से बनता है, ये सेम आपके संधि के रूल से बनता है। अब ये देखिए कब बनता कैसे है संधि के रूल से। अब यहाँ ई निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको संधि के ट्रिक से बना के बता रहा हूँ, जैसे हम संधि पढ़ते हैं उसी प्रकार इसको भी पढ़ना है। तो यहाँ से ई निकल गया प्लस यहाँ से अ निकल गया, तो ये आपका गुण संधि से स्वर संधि हो रहा है ना, तो गुण में ई का य हो जाता है, पढ़ा था, और ये अ है। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, इधर बच गया आपका अथ। ठीक है, अब हो जाएगा ये अत्याचार, इस प्रकार। तो इस प्रकार आपको संधि से भी रिलेट करते हुए पढ़ना है। तो समझ गए? इसका मीनिंग पूछ सकता है कि अति का मतलब क्या होता है? तो अति का मतलब होता है, अति का मतलब होता है अधिक, अधिक या ऊपर। ठीक है, तो ये समझ गए अधिक। अब समझते हैं अधिक, ये अति है और ये अधिक है। अधिक मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान या प्रमुख। अधिक का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान या मुख्य। ठीक है, अब इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो इसका होता है अधिकार, अधिकार, कार प्लस अधिकार। देखिए, अधि प्लस कार, अधिकार। ठीक है, ये हो गया अधिकार। उसके बाद एक अधिपति होता है, अध्यक्ष होता है, अक्ष। अक्ष का मतलब समझते हैं ना, अक्ष का मतलब बीच या किसी चीज़ का अक्ष को, जैसे ये बोलते हैं पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं इसको, ये अक्ष। तो उसी प्रकार से अक्ष और अधि प्लस अध्यक्ष हो सकता है। तो ये हो जाएगा अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अध्यक्ष जैसे हम लिखते हैं, ये देखिए, मैंने हैंडराइटिंग अच्छे से बन नहीं रहा यार, ये अध्यक्ष, तो इसमें धा आधा हो गया और यह जुड़ गया। तो ये आपके संधि का नियम है, जब तक आप संधि नहीं पढ़ोगे ये नियम आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अध्यक्ष। तो और एक और उदाहरण लेते हैं, अधिपति। एक और होता है अधिपति, अधि प्लस पति, तो ये हो जाएगा आपका अधिपति। ठीक है, अगला में चलते हैं। अगला है हमारा अनु। अनु का मतलब होता है आपका पश्चात, पश्चात, समान, स्वयं या पीछे। ठीक है, अनु का मतलब होता है आपका पश्चात, समान, स्वयं या पीछे। अनु का मतलब है पश्चात, समान, स्वयं या पीछे। अब इसको उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो अनुशासन। ठीक है, अनुशासन, अनुरूप, अनुकरण। ठीक है, इसमें देखिए, अब पहला उदाहरण देखते हैं हम, अनुशासन। अनु प्लस शासन। इस शासन का एक अलग से मतलब है ना। इस शासन प्रशासन जो होते हैं ना, सरकार, और ये होता है अनुशासन। शासन एक अलग शब्द है, अनु एक अलग शब्द है। अनु का मतलब होता है पश्चात, समान या पीछे,
और शासन का मतलब होता है सरकार। तो अनुशासन का मतलब जैसे दोनों को जोड़ देंगे तो अनुशासन का मतलब हो जाएगा नियम से रहना, है ना। अनुशासन का मतलब हो जाएगा नियम से रहना। ठीक है, अगला चलते हैं। इसमें और एक का दो उदाहरण देख लेते हैं। अनुरूप, अनु प्लस रूप, अनु प्लस रूप, यह है आपका अनु प्लस रूप। रूप का मतलब समझते हैं मुख या सौंदर्य या जैसा भी है, कलर, और ये होता है अनु मतलब पीछे, तो अनुरूप उसके अनुरूप, है ना, उसके अनुरूप, जो जो पहले से बने हैं उसके अनुरूप, तो ये हो जाएगा अनुरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर है आपका उप। उप का मतलब होता है लघुता, हीनता या अभाव। उप का मतलब है लघुता, हीनता या अभाव। चलिए उप का मतलब देख लेते हैं। उप सॉरी उप नहीं, अप, ये अप होना चाहिए, गलत लिखा है यहाँ पे मैं, ये अप है ना, ये अप है। तो इसका मतलब होता है लघुता, हीनता या अभाव। अप मतलब नीचे, है ना, अपमान जिससे होता है ना, अपमान होता है, अपकीर्ति है, अपहरण है। ठीक है, तो अपमान तो देख लें, अपहरण देख लेते हैं। अप प्लस हरण, अपहरण। ठीक है, देखिए हम मतलब ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है। हरण का भी मतलब है ले के जाना, और अपहरण का मतलब भी होता है लगभग वही कि लेके जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अपहरण, ये इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अभी। अभी का मतलब होता है श्रेष्ठ, पास, अति और अधिकता। श्रेष्ठ, पास, अधि और अधिकता। श्रेष्ठ, पास, अधि और अधिकता। ठीक है, तो अभी का क्या हो जाएगा, कोई भी उदाहरण, तो वो होता है अभिमान, अभिसार और अभिप्राय। अभिमान, अभी प्लस मान, मान का मतलब है मान सम्मान, और इसका भी जैसे अभी, अभी का मतलब होता है श्रेष्ठ, पास या अधिकता, तो ये हो जाएगा अभिमान। कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आया, इसके मीनिंग में लगभग वही रहा। ठीक है, अभिमान, अभिमान के बाद होता है अभिप्राय। अभिप्राय मतलब होता है मतलब कि आपका क्या मतलब था, ऐसा पूछते हैं वो वाला अभिप्राय। ये लिखिए, ये होता है आपका अभिप्राय, अभिप्राय। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा इसका मतलब पूछ सकते हैं, या फिर इसमें पूछ सकते हैं कि किस प्रकार किसका कौन सा उपसर्ग है। तो इसके लिए आप, मैं तो ये भी एक एक दो दो उदाहरण बता रहा हूँ, आपको इससे अधिक उदाहरण रटने हैं, याद करने हैं, पढ़ के जाना है जितना आपके पास हो सके। ठीक है, अगला देखते हैं अव। अव का मतलब होता है हीनता, अनादर, दूर और अल्पता। हीनता, अनादर, दूर और अल्पता। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो अवगत, है ना। इसका मतलब पहले याद रख लीजिए, नीच। नीच मतलब, नीच मतलब छोटे, नीचे, नीचे वाला नीच, है ना। अव, हीनता, अनादर, दूर और अल्पता। तो इसका हो जाएगा उत्तर, अव से हो जाएगा अवगत, अक्षय, अवगाह, तो उसका हो जाएगा अवगत, अव प्लस गत, ये हो जाएगा आपका अवगत। ठीक है, सातवां है दुष। दुष का मतलब होता है बुरा, कठिन या हीन। ये तो नाम से पता चल रहा है, दुष मतलब होता है बुरा, कठिन या हीन। तो इसका मतलब, अब इसकी मतलब जान लीजिए दुष कहाँ पे है। दुष कैसे कैसे हो सकता है, तो दुष का होगा दुष्कर्म, दुष्काल। दु से बुरा, कठिन या हीन। ठीक है, तो इसका हो सकता है दुष्कर्म, दुष प्लस कर्म, तो ये हो जाएगा आपका दुष्कर्म, दुष्कर्म। ठीक है, ये होगा आपका दुष्कर्म। एक उसके बाद है दुकाल। दुष प्लस काल, तो हो गया दुष्काल, दुष प्लस काल, है ना, ये हो जाएगा आपका दुष्काल। देखिए यहाँ पे स चेंज हो रहा है ना। अभी चेंज क्यों हो रहा है मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगा, ये आप आपके संधि जाके पढ़ लीजिए, है ना। ये आपके व्यंजन संधि में मिल जाएगा, व्यंजन या विसर्ग जिसमें भी है,
व्यंजन मिल जाएगा। आप इसको संधि में पढ़ेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि ये वाला श जो दंत श है मूर्धा श में कैसे चेंज हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। दुष्ट हो गया। उसके बाद है दु मतलब कठिन, बुरा या दुष्ट। दु मतलब कठिन, बुरा या दुष्ट। दुह का मतलब होता है कठिन, बुरा या दुष्ट। तो इसमें बोलते दुस्साहस, दुस्वप्न, इसमें आ जाएगा आपका दुस्साहस। दुस्साहस, दु प्लस साहस, ये हो गया आपका दुस्साहस। ठीक है, इसमें आया आपका दुस्वप्न मतलब बुरा सपना, कठिन, बुरा। दु मतलब होता है बुरा, कठिन, और दुस्साहस मतलब होता है कि आपका इसको निगेटिव पार्ट में लिया जाता है, दुष्ट, है ना। ठीक है, अब नी का मतलब देखते हैं। नी मतलब होता है भीतर, नीचे या अतिरिक्त। ठीक है, नीचे या अतिरिक्त, ये अतिरिक्त होगा, ये होगा आपका अतिरिक्त। ठीक है, भीतर, नीचे या फिर अतिरिक्त। चलिए अब इसको बनाते हैं शब्द। नी का मतलब होता है निरोग, निदान, है ना। नी प्लस रोग और नी प्लस दान, ये देखिए। ठीक है, निरोग और निदान इसका मतलब होगा, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा निरोग और ये हो जाएगा निदान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो 22 मिनट और कर लेते हैं। फिर उसके बाद है नीर। नीर का मतलब होता है निषेध या फिर रहित। नीर का मतलब होता है निषेध या फिर रहित। तो इसका ऑप्शन होगा निर्भय, निर्मल, निर्वास, निर्भय, निषेध या रहित। निर्भय मतलब होता है भय से रहित। निर्भय मतलब होता है भय से रहित, और निर्वास मतलब होता है कि वहाँ वास करने से मना करना। तो ये हो जाएगा निर प्लस भय। ठीक है, अब इसका जैसे आप जोड़ के लिखो तो कैसे लिखा जाएगा। अब इस रा के लिए कोई आपको व्यंजन तो दिख नहीं रहा है ना। ये भय निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो आधा रा है ना, ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा। मैंने ये वर्तनी में आपको बताया था। ठीक है, तो निर्भय को ऐसा लिखेंगे। एक और ऑप्शन इसमें एक कुत्ता ले लेते हैं, निर्वास का। निर प्लस वास, निर प्लस वास। इसी प्रकार इसको लिखेंगे निर्वास, इस प्रकार से, मतलब वहाँ रहने से मना करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। कब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।